संसद में पेश आर्थिक सर्वे में कोरोना के खिलाफ भारत ने आर्थिक मोर्चे पर जो जंग लड़ी है उसकी एक बड़ी तस्वीर पेश की गई है। मेरे साथ डॉक्टर केवी सुब्रमण्यन हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और इनके लीडरशिप में ही जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तैयार किया गया है। एनडीटीवी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा है कि मौजूदा वित्तीय साल में -7.7% होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले जितना डर थी, आशंका थी, उससे कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, -7.7%। इसका ज़मीन पर कितना असर पड़ेगा, आप पढ़ा है, आपको लगता है? यदि आप एक सामान्य परिवार को लें जिसमें एक आदमी जो है ब्रेड विनर कहते हैं जैसे, और 4 लोग उस पर निर्भर होते हैं, तो ये ज़रूर है कि 7.5% के कारण एक्चुअली उस पर असर पड़ेगा। इसमें मैं उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन यदि ये जो हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, हमारी नीति सही नहीं होती, तो 1 लाख जो और मृत्यु होते, उसमें किसी एक परिवार जो एक्चुअली जो कमाता है वो यदि गुजर जाए तो उसका जो असर बाकी 4 लोगों पे पड़ता है उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई और मैं ये नहीं कहूँगा कि संकट नहीं है, लेकिन नीतियों ने, जैसे हमने जो नीतियाँ अपनाई उसमें मैच्योरिटी थी, जिसमें कि हम शॉर्ट टर्म पेन एक्चुअली हम लेकर लॉन्ग टर्म गेन पे हमने ध्यान दिया है, जिसी के चलते हुए वी शेप्ड रिकवरी आई है। जैसे 23.9% की जो का जीडीपी जो घटा था पहली तिमाही में, उसके बाद 7.5% दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में मेरा अनुमान है कि मार्जिनली पॉजिटिव आने का अनुमान है, और चौथी तिमाही में और ज़्यादा उसमें तेज़ी आएगी, और आगे चल के अगले साल में जो वित्तीय वर्ष 2022 में उसमें 11% तक की वृद्धि। तो ये जो, और यदि क्रिकेट की लैंग्वेज में बताएं तो जो अनिश्चितता, जो बॉल जब बहुत स्विंग हो रही थी, वो वाला दौर गुजर चुका है, जो कठिन दौर है वो गुजर चुका है। आपने कहा 3 मिनी बजट प्रधानमंत्री ने कहा, इसके तहत हमने देखा कि एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आपने दिया, करीब 30 लाख करोड़ का आपने स्टिमुलस पैकेज दिया। इसकी वजह से जो आपके फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स थे, जो आपकी जो तैयारी थी, उस पर कितना असर पड़ा है? और फिस्कल डेफिसिट क्या आपको लगता है कि अब रिवाइज करना पड़ेगा भारत को अपना टारगेट? यदि आप किसी भी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को ले तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, और उतार चढ़ाव में जब सरकार जब अर्थव्यवस्था अच्छी तरह कर रही हो तब सरकार पीछे हट जाए और तब थोड़ी बचत कर ले, और जब अर्थव्यवस्था खराब चल रही हो तब एक्चुअली जाके उसका भरपाई करे और सरकार खर्च करे। ये एक बहुत ही एक अहम आधारभूत एक प्रिंसिपल है फिस्कल पॉलिसी का। तो इसी के चलते सरकार ने एक्चुअली खर्च काफ़ी किया है। कोई असेसमेंट किया गया कितना होगा? हाँ, बस असेसमेंट तो ज़रूर किया गया है। इस बार एक्चुअली जैसे जो आत्मनिर्भर भारत इसमें किया गया है, करीब प्राइमरी डेफिसिट में सेंटर और स्टेट्स मिला के हम लोगों का अनुमान है कि करीब 6% तक की का एक अंतर आ सकता है। स्टेट्स और सेंटर दोनों मिला के आत्मनिर्भर भारत। और सीईओज, अर्थशास्त्री अब ये कह रहे हैं कि उनकी जो सबसे ज़्यादा चिंता है वो जीडीपी ग्रोथ से नहीं, जॉबलेसनेस से है, क्योंकि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो निश्चित तौर पर जितने रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए थे, आमतौर पर होते, उतने नहीं हुए हैं, यानी उतने लोग अभी भी बेरोजगार हैं। आपको लगता है कि ये बेरोजगारी जो एक बड़ा संकट है, इसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन भी जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वो एक बड़ी तस्वीर भी दुनिया के सामने आई, आपको लगता है कि ये एक बड़ा संकट रहा? कोई असेसमेंट है कितने लोग बेरोजगार हुए ऑफिशियली, क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज के अपने असेसमेंट्स हैं? रोजगार का ज़रूर इसमें भी मैं कहूँगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी देशों में भी इसमें असर पड़ा है, क्योंकि जब भी जीडीपी में मंदी आती है तो उससे रोजगार पे असर पड़ता है। सरकार जो है बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दे रही है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ता है, और आप तो इसको अच्छे से पहचानते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जो असंगठित क्षेत्र है उसमें रोजगार काफ़ी बनते हैं, जो कि आपके माइग्रेंट वर्कर्स भी काफ़ी उसमें काम करते हैं।
और इसके अलावा संगठित क्षेत्र में भी सीमेंट, स्टील इत्यादि के कंपनियों में भी काफ़ी रोजगार बनती है जब डिमांड का। तो एक तो जो वेज सब्सिडी प्रोग्राम के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली काफ़ी जोर दिया जा रहा है, रियल एस्टेट में भी काफ़ी राज्य सरकारों ने जोर दिया है, तो जिसके चलते रोजगार में ज़रूर अच्छा असर आएगा और आया भी है। इसी तरह आप देखें एमएसएमई की जो डेफिनेशंस है, जो डेफिनेशंस पहले जो थी जिसके कारण कंपनियां एकदम बौनी रह जाती थी, और बौनी कंपनियां रोजगार उतना पैदा नहीं कर पाती हैं। जो कंपनी बढ़ती जो बढ़ती हैं, तेज से बड़ी होती हैं, वो कंपनियां एक्चुअली रोजगार देती हैं। तो उसको भी एक्चुअली कंपनी बढ़े इसलिए एमएसएमई डेफिनेशंस चेंज की गई हैं। पीएलआई स्कीम आपकी लाई गई है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और उसके साथ एक्चुअली रोजगार संगठित क्षेत्र में भी बनेंगे। करोड़ों औसत परिवार हैं जिन्होंने कोरोना की मार झेली है, जिनका जिक्र आपने भी किया कि बहुत सारे लोग थे जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा इसका। अनिश्चितता बढ़ी, उनकी इनकम घटी है परिवारों की। अब बहुत तरह से फूड सब्सिडी स्कीम बढ़ाकर, मनरेगा का बजट बढ़ाकर आपने बहुत स्तर पे कोशिश भी सरकार ने की अपनी तरफ से। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि अब जब आप जैसे कहा कि आपने कि तीसरे क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, अब लोग चाहते हैं कि सरकार राहत दे। आपको लगता है कि ये इनकम टैक्स रिलीफ एक विकल्प हो सकता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है? देखिए, इसमें यदि आप टैक्स पे देखें तो पिछले बजट में इनकम टैक्स में दो विकल्प दिए गए थे और टैक्स रेट काफ़ी कम किया गया, जिसके साथ जो डिडक्शन ना लेना चाहे वो एक्चुअली काफ़ी कम टैक्स भर सकता है, टैक्स रेट काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसमें भी कमी लाई गई थी सितंबर के महीने में पिछले साल के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए और कंपनियां जो डिडक्शन नहीं लेना चाहती हैं उसके लिए। इसके अलावा जो और ये कई बार लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो जीएसटी के कारण इनडायरेक्ट टैक्स रेट में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट आती है उसमें सिर्फ लास्ट फाइनल स्टेज में जो टैक्स लगा है वही लिखा जाता है, लेकिन जीएसटी के पूर्व टैक्स पे टैक्स लगता था और जो कि काफ़ी कम हुआ है, तो इससे इनडायरेक्ट टैक्स रेट में भी कमी है। तो ये सब उल्लेखनीय है जिसको हमें एक्चुअली ध्यान में रखना है। समय अभी ऐसा है कि हमारा सुझाव और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी कि इस समय सरकार को खर्च करना है, सरकार को और खर्च करना है, और उससे जो है रोजगार बनेगा और रोजगार से एक्चुअली डिमांड। तो क्योंकि यदि आप देखें और ये जो फिस्कल मल्टीप्लायर्स जैसे कहते हैं, यदि डायरेक्ट ट्रांसफर्स जब होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट है उसका काफ़ी 0.1 रुपया मान लीजिए सरकार ने खर्च किया रेवेन्यू स्पेंडिंग में, तो उसका मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.98 हो जाता है, जबकि क्योंकि करीब 2 पैसे एक्चुअली वेस्टेज हो जाते हैं। लेकिन 1 रुपया यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो वही 1 रुपया आपको 4.5 रुपया देता है। तो टैक्स पेयर की जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करा जाना ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम एक्चुअली रेवेन्यू स्पेंडिंग में उसमें खर्च करें, या फिर एक्चुअली अभी के मौसम में खर्च करना सरकार को एक्चुअली वही सही है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, जो सरकारी आंकड़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अनऑफिशियली तो शायद हो सकता है आंकड़ा ज़्यादा हो, जो रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, मैंने बहुत सारे मजदूरों का भी इंटरव्यू किया है जिन्होंने बहुत संकट झेला, पैदल चलकर घर गए, वो वापस अब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लौट रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अब सरकार को, वित्त मंत्री को हमें फिर से रोजगार देने के लिए हमारे लिए राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि सबसे बुरा असर जो सबसे गरीब तबका है मजदूरों का संगठित क्षेत्र में, उसके ऊपर पड़ा। उनको ऐसे ही नौकरियों से निकाल दिया गया, सैलरी महीनों तक नहीं मिली, परिवार लेकर पैदल घर जाना पड़ा। दे वेर डिसलोकेटेड, अगर मैं वो वर्ड करूँ, उनकी ज़िंदगी का सब कुछ खत्म हो गया, घर खाली करने का भी दबाव था उन पर। तो आपको लगता है कि एक जो छोटे असंगठित क्षेत्र के जो लाखों मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है कोरोना की, उनके लिए एक राहत पैकेज ज़रूरी है? तो इसमें दो चीज़ें जो ध्यान देने योग्य हैं जो काम किया गया है, इसमें पहला जो मई के महीने में, मई से अगस्त तक जो मुफ्त राशन जो दिए गए, वो पहले तो इनके लिए जो 80 करोड़ के लिए दिया गया था, लेकिन
चूंकि राशन कार्ड जो है यदि आप किसी और स्टेट के हैं, किसी और राज्य के, तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये सरकार ने इसका एक्चुअली विस्तार किया ताकि माइग्रेंट वर्कर्स भी इसका लाभ ले सकें। उसके अलावा सरकार अभी बहुत तेज़ी से वन नेशन वन राशन कार्ड पे काम कर रही है, क्योंकि ये जो वल्नरेबिलिटी है जो आती है माइग्रेंट पॉपुलेशन की, इसलिए आती है कि जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो उनके एंटाइटलमेंट्स हैं वो नहीं ले पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि राशन कार्ड उनका, मान लीजिए आप बिहार से हैं, दिल्ली में काम करते हैं, तो राशन कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड से वो एक जो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं की, जो रोटी का जो है, तो उस पे काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरा तीसरा, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है और हम बात कर रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब होगा तो उससे एक्चुअली काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स की जो रोज़गार है उसमें और एक्चुअली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। आपने ये कहा है कि 85% जो छोटे और मझौले किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ रहा था जो मौजूदा APMC व्यवस्था है। ये आकलन का आधार क्या है? आपको कैसे लगता है कि जो कृषि सुधार के जो कानून आपने लाए हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये छोटे मझौले किसानों को होगा? जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो समझा जा सकता है कि क्या आधार क्या है उस एसेसन का? तो इसमें जो यदि आप देखें, जैसे 85% जो आपके किसान हैं वो छोटे हैं, मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल जो कहते हैं, इसमें और ये सामान्य ज्ञान है कि यदि मैं आपको कुछ बेचना चाहूँ और आपको पता है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है बेचने के लिए, तो आप जो भी आप दाम देंगे वही दाम पे मुझे बेचना है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक विकल्प है कि मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने यदि मुझे सही दाम नहीं दिया तो मैं जाके किसी और अगले को बेच सकता हूं। और आपको यदि ये ज्ञान है, आपको पता है कि मैं आप ही को बेचना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मेरे पास विकल्प हैं, तो आप मुझे अच्छा दाम भी देंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तो ये अभी आप जब मंडी को लेते हैं और एक छोटे किसान को लेते हैं, तो छोटा किसान जब वो मंडी के गुट में जाता है, गुट से, और वो एक गुट है, ये ध्यान रखना बहुत योग्य, बहुत ही अहम है। तो गुट के पास जाता है तो गुट के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वो गुट जो भी दाम देता है उसी दाम पे उसे बेचना पड़ता है। और बाकी और जो रिसर्च है वो बतलाती है कि करीब करीब मान लीजिए 100 रुपये का एक बेनिफिट आता है उसमें, तो 100 रुपये का 85 से 90% जो है वो मिडिल मैन ले लेता है, और जो दाम जो छोटे किसान को मिलता है वो बहुत कम है। ये लेकिन विकल्प आ जाए तो यही 100 रुपये का 50% तक किसान को मिल सकता है, क्योंकि वो दाम बोलेगा आपने नहीं दिया तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तो ये तो सामान्य ज्ञान है एक्चुअली। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं और आप दाम देखते हैं, एक जगह आपको पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह ले सकते हैं। ये विकल्प जो है बड़े किसानों के पास ऐसे विकल्प हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास नहीं है। इसीलिए ये जो कानून है इसका फल जो है ये सबसे ज्यादा छोटे किसानों को आएगा, और ये इसीलिए ये कानून छोटे किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साफ शब्दों में इस पर बहुत बड़ी बहस देश में पॉलिटिकल डिबेट चलती रही है कि MSP रेट जो आप दिल्ली में तय करते हैं वो किसानों को नहीं मिल पाता है, और इससे कृषि अर्थव्यवस्था को आप जिस तरह से विस्तार देना चाहते हैं, ग्रोथ मोमेंटम लाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस गुट की जो बॉटलनेक है उसकी वजह से। आपको लगता है कि MSP रेट जो आप दिल्ली में तय करते हैं वो किसानों को जमीन पर कैसे मिले, कैसे आप आश्वासन दें उनको, ये एक इश्यू है जिसको एड्रेस करना होगा सरकार को? देखिए, ये यदि आप अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो MSP का मुद्दा और जो APMC मंडी का मुद्दा है ये हम एक आर्टिफिशियल तरीके से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा अलग है, क्योंकि MSP का मुद्दा ये है कि आपको जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें जो भरपाई करनी, जो लोगों को आपको जो अनाज देना है उसके लिए आपको तो उठाना ही पड़ेगा। तो जो प्रोक्योरमेंट जो करते हैं, प्रोक्योरमेंट उसको करना ही है आपको।
तो और वो आप एमएसपी में करते हैं। और इसमें ये भी समझा जाना चाहिए कि जब तक आपको पीडीएस में जो आपके जितनी आपकी आवश्यकता है उसकी भरपाई करनी है तो मैं एमएसपी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको उतना उठाना ही पड़ेगा। तो एमएसपी तो और प्रोक्योरमेंट तो आपकी एमएसपी ही पे ही होगा, सरकार जब उठाएगी तो एमएसपी पे ही उठाएगी। तो ये उसमें एक्चुअली जो भी आशंकाएं हैं वो भी मेरे अनुसार एक्चुअली उसका उनका कोई सही वो नहीं है। और जो कृषि कानून जो है, कृषि कानून छोटे किसान को लाभ देने के लिए, उसको विकल्प देने के लिए है। और इसमें तीसरी बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि मान लीजिए आप जैसे अब यहाँ पे आप शूट कर रहे हैं ये शो, ये सरकार का दिया हुआ घर है। अब यदि आपने एक्चुअली आधे घंटे के लिए इस घर को इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका घर बन गया, आपका हो गया। इस्तेमाल किया है, अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, अब मैं हो जाएगा तो मैं सरकार, अब ये घर मेरा तो नहीं हो गया, मैंने इस्तेमाल किया। आपने कहा है वी शेप्ड रिकवरी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, 11% ग्रोथ रेट। IMF ने ये भी कहा है कि भारत अगले 11.5% दिखा है और अगले 2 साल में भारत सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला देश होगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस प्रोजेक्शन पे बहुत चर्चा हुई है और एक न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था कि ये वी शेप नहीं, वी शेप्ड रिकवरी है। इसका आधार क्या है? आपको क्या लगता है कि किन किन फैक्टर्स की वजह से हम वी शेप्ड रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे तेजी से? महामारी को के सामने जब महामारी आई, बाकी देशों के विपरीत भारत ने एक्चुअली साहसपूर्ण कदम उठाए। जैसे स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक जब हुई थी करीब 100 साल से ऊपर 1918 में, तो ऐसे काउंटीज, यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च दिखाती है, ऐसे काउंटीज जहां पे लॉकडाउन शुरू में बहुत तेज अच्छी और सख्त हुई, वहां पे मृत्यु की दर कम थी। उसके अलावा जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो भी काफी तेजी से हुई थी। तो इसी से हमें ये ज्ञान मिला कि यदि आप शॉर्ट टर्म पेन लेने को तैयार हैं तो आपकी मृत्यु की दर कम होगी, आप काफी सारे जो मानव जीवन है उसको आप बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म में जो रिकवरी आएगी वो भी काफी अच्छी आएगी। तो मूलतः जो आप वी शेप्ड रिकवरी, जिसके बारे में आप ही के चैनल में मैंने पहली इसमें कहा भी था, जब एनडीटीवी पे अगस्त 31 को जब पहले तिमाही का आंकड़ा आया था तो मैंने कहा था कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। हमने पहले भी जिक्र किया जो दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही में एक्चुअली अच्छी रिकवरी आई है। तो ये जो है आगे चल के इसी का प्रभाव है जिसके कारण 11% आएगा। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।